जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 1 मार्च और फरवरी का महीना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और फरवरी के महीने में जाते जाते भी एफआईआई ने बहुत बुरी चपत हमें लगाई है। 11,639 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में। और हमारे डीआईज ने उसका मुकाबला किया है, 12,308 करोड़ की बाइंग करी है। और इस सेलिंग से एफआईआई ने बता दिया है और एक तगड़ा मैसेज दिया है निर्मला सीतारमण को कि भैया आप हम लोगों को हल्के में लेकर मत चला करो। देखिए, मुझे काफ़ी सारे एनालिसिस मैं भी देख रहा हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस के मैनेजर हैं, लेकिन हर कोई दबी ज़ुबान में ये बोल रहा है कि वो आ जाएंगे, एफआईआई आ जाएंगे, हमारे आउटपुट अच्छे नहीं थे, कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं थे। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि खुल के बोले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बढ़ाया गया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए, डर सभी के मन में होता है। हर कोई ये जानता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेज में उनकी नौकरियां हैं, सरकार के साथ वो पंगा नहीं लेना चाहते। सरकार उनकी नौकरियों को और बड़े बड़े फंड हाउसेज को भी कंट्रोल करती है किसी न किसी तरीके से, और कहीं ना कहीं सरकार से कोई भी बैर नहीं रहना चाहता। तो इस वजह से लोग सच नहीं बोलना चाहते। लेकिन देखो भैया, मेरा काम तो है सच बोलना, इसलिए मैं आपको सच सच बोल देता हूँ कि मार्केट के गिरने का सबसे बड़ी वजह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि एफआई ऐसा है नहीं कि साल 6 महीने में भाग जाते हैं। वो आते हैं 2 4 साल 5 साल 8 साल इन्वेस्ट करके जाते हैं, तो उनको इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। एफआई इतना जल्दी शफल नहीं करते कि आए, खरीदा और बेचा और भाग गए। वो आते हैं, जनरली वो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं और साल भर से तो ऊपर ही रहते हैं, बल्कि ज़्यादा ही रहते हैं। तो उनको जो चीज़ इम्पैक्ट करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप एक तरफ देखो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनको हिट कर रहा है 12.5%, प्लस तुम्हारी करेंसी पिटी जा रही है। जब एफआईआई इंडिया में आता है तो डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करता है, फिर रुपये में खरीदता है, फिर जब वो रुपये में बेचता है, पहले तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा। उसके बाद वो करेंसी जो तुम्हारी डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है, पिछले 2 3 साल में 80 रुपये से रुपया खिसक के 87 पे आ गया है। तो डॉलर के मुकाबले में तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये सारा नुकसान एफआई को अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता होगा? पहले तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पे कर रहा है, फिर ये करेंसी एक्सचेंज का जो उनको लॉस है वो पे करना पड़ रहा है, फिर कन्वर्जन का लॉस उनको पे करना पड़ रहा है, कन्वर्जन के चार्जेस। तो उनका तो सारा बेनिफिट यही निकल जा रहा है। फिर इतना रिस्क लेने के बाद भी जब उनको इतना ही बनना है तो वो कह रहे हैं ठीक है, हम अपना यूएस मार्केट में डाल लेंगे, चाइना मार्केट में डाल लेंगे, वहाँ जाके खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है, साफ उनका, देखिए, उन्होंने बिना बोले ये चीज़ बोल दी है कि अगर आपकी सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है तो हम अगले 2 महीने में समझा देंगे, ठीक है। और समझाएंगे कैसे? ऐसे ही पीटते चले जाएंगे तुम्हारी मार्केट को जैसे पीट रहे हैं, फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। अब आप देखो, कल के फॉल के बाद आपने कई जगह देखा होगा, कई बड़े बड़े फंड मैनेजर अब थोड़ा बहुत जाके सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हो रहे हैं, जबकि मैं ये बात पिछले 1 1.5 महीने से बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, सच बोलना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है। अगर आप सूरज को चांद बोलने लगोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज चांद हो जाएगा। आप चांद को सूरज बोलने लगोगे, इसका मतलब ये नहीं कि चांद सूरज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दबे नो काफ़ी देरी के बाद ही सही, कई फंड मैनेजर जो हैं उन्होंने अब ये बात खुल के बोलनी शुरू कर दी है कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सरकार ने बढ़ाया है, उसका खामियाजा हमारे शेयर बाजार को अब भुगतना पड़ रहा है। इनका लालच बढ़ गया था, इन्होंने सोचा था कि अब हमारे मार्केट में तो पैसा आता ही रहेगा, हमारी तो स्टेबल सरकार आ गई है, हम बढ़ा देते हैं और देखा जाएगा क्या होता है। और इन्होंने सोचा कि 80,000 करोड़ जो भी अच्छा सालाना का कलेक्ट हो रहा है उसमें और मुनाफा हो जाएगा। और देखो, इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। जो आता था, जो इतना पैसा आता था वो भी नहीं आएगा, उसका उसका 10-20% ही आने वाला है अब। तो ऐसा आपने हालत कर दिया। अब देखो, जब किसी का प्रॉफिट बन ही नहीं रहा तो क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करेगा, क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ेगा? तुमने अपने लालच में बढ़ा तो दिया, और उस लालच की वजह से जो तुम्हारा आ रहा था वो भी आना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं बचपन में वो कहानी आपने सुनी होगी कि मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे निकालने की एक साथ कोशिश करी, वही कोशिश निर्मला सीतारमण ताई ने करी। उन्होंने सोचा चाकू लेती हूँ, मुर्गी का पेट फाड़ती हूँ, सारे अंडे एक बार में निकालने की कोशिश करती हूँ। अब देखो, मुर्गी भी मर गई और अंडे भी मर गए। तो इसीलिए कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए था। अच्छा खासा आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी पैसा आ रहा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी पैसा आ रहा था। एसटीडी चार्जेज जो 50 तरह के चार्जेस आपने ट्रेडिंग पे लगा रखे, वहाँ से भी आप पैसा कमा रहे थे। लेकिन नहीं, हम और बढ़ाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, हम और बढ़ाएंगे। अब बढ़ा लो,
अब आएगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा, अब सरकार का तराजू खजाना हो जाएगा एकदम खाली। तो इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है और लालच से बचना चाहिए। तो एफआई की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, वो लगातार बेच रहे हैं और अब इस गलती का खामियाजा निर्मला सीतारमण और हमारी केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने अब जवाब मांग रहे हैं उनसे, हालांकि वो जवाब देने नहीं वाले हैं क्योंकि इसमें तो छोटा हो जाएगा, ईगो इतना बड़ा है तो जवाब तो देंगे नहीं। तो वो बोलेंगे कि हमने टैक्स घटा दिया है और कुछ मेजर्स ले रहे हैं जिससे अपना खपत बढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खपत बढ़ेगी, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी और वो बहुत स्लो प्रोसेस है। और आप एक बात समझो कि वो जो बेनिफिट है वो लगभग 1 करोड़ लोगों को ही मिला होगा, ठीक है। 1 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों का कंट्री में इम्पैक्ट लाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो 2-2.5-3 करोड़ लोग हमारे यहाँ पे टैक्स भरते हैं, 2-2.5 करोड़ लोग, उसमें से शायद 1 करोड़ को बेनिफिट मिलेगा। तब 1 करोड़ के मुकाबले में आप पूरा देश चलाने की कोशिश कर रहे हो। इससे बेहतर वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपकी इकोनॉमी में, वो अरबों करोड़ों खरबों रुपया करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उसके मुकाबले में आप 1 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपए का बेनिफिट दे भी दोगे तो आपको लग रहा है कि वो कंपनसेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बेनिफिट देना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आम आदमी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले में एफआई जो पैसा लेकर आता है वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर के देश जो हैं एफआई पे ज़ीरो टैक्स रखते हैं या बहुत मिनिमम टैक्स रखते हैं। हमारी सरकार पता नहीं किस घमंड में है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता है, हमारी ग्रोथ सबसे अच्छी है, इस चक्कर में टैक्स को बढ़ाए जा रहे हैं। आई थिंक एक रियलिटी चेक ज़रूरी था, वो रियलिटी चेक और वो थप्पड़ सरकार को लग चुका है। अब उम्मीद है कि सरकार थोड़ा टैक्स वगैरह घटाने पर ध्यान देगी। अब लुटिया तो कल डूब चुकी है, आइए देखते हैं जो डूबी हुई लुटिया है उसका क्या स्थिति है। तो फिनवेशिया का मैं अपना शेयर्स का आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि लगभग 11.5% का मुझे नुकसान यहाँ पे हो रहा है। 1,97,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,74,000 करंट वैल्यू है मेरी इन्वेस्टमेंट की। और आप देख सकते हो कि 22,338 रुपीज़ का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। मिड कैप बीज जो है उसमें 310 रुपये का नुकसान हो रहा है, 14% का। इंडसइंड बैंक में 11% का नुकसान हो रहा है। रिलायंस में 6% का नुकसान हो रहा है। निफ्टी बीज में 1.28% का नुकसान हो रहा है। टाटा मोटर्स में 21% का नुकसान हो रहा है। जीनस पावर में 42% का नुकसान हो रहा है। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के तो हालत ही बहुत ख़राब है, 42% डाउन है। वो तो शुक्र मनाइए, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इसमें, और लेकिन मैं इसमें होपफुल हूँ कि जीनस पावर रिकवर करेगा। बैंक बीज में लगभग 1% का नुकसान हो रहा है। CPSC ETF में 10% का नुकसान हो रहा है। और इरकॉन में लगभग 40% का नुकसान हो रहा है। HDFC स्मॉल कैप का ETF है, 20% का नुकसान हो रहा है। डाबर 8% का नुकसान हो रहा है। तो हर जगह पिटाई हो रही है। अब क्या लार्ज कैप, क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप। पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि लार्ज कैप बहुत सुरक्षित होते हैं, देखिए लेकिन लार्ज कैप की कितनी पिटाई हो रखी है। अब ये देखिए ना, मेरे पास लार्ज कैप के शेयर हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टाटा मोटर्स, ये तो लार्ज कैप का शेयर है, देखिए 21.5% डाउन है, ठीक है। और इंडसइंड बैंक, ये भी लार्ज कैप का शेयर है, 11% डाउन है। और ये तब है जब मैं बीच बीच में एवरेज करता रहता हूँ। अगर मैं इनको छोड़ देता तो ये इंडसइंड बैंक भी 20% डाउन दिख रहा होता, टाटा मोटर तो शायद अभी 25% 30% डाउन दिख रहा होता है। तो ये स्थिति तब है जब मैं बीच बीच में एवरेज करता रहता हूँ। तो मार्केट में जो लोग पकड़ कर बैठे हुए थे इस सिचुएशन को कि लार्ज कैप पकड़ लेते हैं, वहाँ गिरावट कम होती है। तो बिग मनी ने देखा कि जो रिटेलर्स हैं वो लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने लार्ज कैप की पिटाई तेज शुरू कर दी है। मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई उसी रफ्तार से हो रही है, लेकिन लार्ज कैप की पिटाई भी रफ्तार से शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब ज़बरदस्त पैनिक फैल गया है और अब लोगों को डर लग रहा है। कल जो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कई लोगों ने इस सफ़र में हमारा साथ छोड़ दिया है, जैसा कि मेरे को एक्सपेक्टेड था ही। तो काफ़ी सारे कल कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने बोल दिया कि भैया अब हमारा हो गया, हम तो निकल रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच दिए हमने, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो ये मैंने बोला था ऐसा होगा, क्योंकि मैं एक बार एग्जांपल दिया करता था कि म्यूचुअल फंड जर्नी में बने रहना उतना ही मुश्किल है जितना CA का एग्ज़ाम क्लियर करना या IIT का एग्ज़ाम क्लियर करना या IIMS का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तब कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो अब वो चीज़ प्रैक्टिकली लोगों को समझ में आ रही है कि मैं ऐसा क्यों बोलता था। अब आप देख रहे हो कि मुझे कई मैसेज आए हैं कल, कि भैया हमने बेच दिया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारी बर्दाश्त के बाहर हो गया और मुझे पैसे की ज़रूरत है 2 साल में, 1.5 साल में, या इस तरह खर्चा है। देखिए ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। देखिए लोग बहुत गरीब गरीब परिवारों से भी होते हैं, किसकी क्या मजबूरी रही होगी, क्यों कोई बेच रहा है।
ऐसा हम जज नहीं कर सकते और समझ नहीं सकते। सबका फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी आप वीडियोस देखते हो, उनके लॉजिक से इन्वेस्ट मत किया करो। उसने बोला कि 3 फंड ले लो, 2 फंड ले लो, मैंने 3-2 फंड ले लिए, अब वही फंड सबसे ज़्यादा पिट गया है और मैं बेच भी नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उस यूट्यूबर के पास तो 3-4 करोड़ का कॉर्पस है और वो 4-5 करोड़ को अगले 15 साल तक देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद इतना पैसा है। लेकिन हमारी स्थिति अलग है। मैं आप लोगों को ऐसा क्यों समझाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लेवल से उठाऊँ। मैं भी 7-8 हज़ार रुपये की महीने की तनख्वाह से उठाऊँ और मैंने धीरे धीरे थोड़ा कॉर्पस बनाया है, इतना पैसा बनाया, तो मैं आप लोगों की मनोस्थिति को समझ सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है, आप लोग आइडल गलत चुन लेते हो। आप एक ऐसे यूट्यूबर को पकड़ लेते हो जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट में करोड़ों रुपया है, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपया है, वो 5 करोड़ डाल के बैठा है और वो कह रहा है मैं 15 साल तक देखूंगा भी नहीं। उसकी स्थिति अलग है, हमारी मनोस्थिति अलग है, आप लोगों की मनोस्थिति अलग है। जो गरीब परिवारों के लड़के लड़कियां, उनकी मनोस्थिति अलग है। उनकी मनोस्थिति समझना शायद उतने अमीर यूट्यूबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं उस मनोस्थिति को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं 8 हज़ार रुपये की तनख्वाह से गुजरा हूँ, जब 7,200 रुपये कट के मुझे मिलता था। वहाँ से धीरे धीरे मैंने अपना कॉर्पस बनाया है। मुझे पता है जब लॉस में जाता है तो कैसा लगता है। ठीक है, जिसके अकाउंट में ऑलरेडी 5-10 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो बोल रहा है कि मैं 10-15 साल के लिए इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे बैंक में भी एफडी पड़ी है 5 करोड़ की, तो उसके लिए बोलना आसान है। ठीक है, लेकिन यहाँ लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा रखी है, गरीब घर के लड़के लड़कियों ने। उनकी मजबूरी क्या रही होगी। और ऐसा नहीं है कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ जिन्होंने म्यूचुअल फंड बेच दिए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे वीडियोस में ये आते हैं जिन्होंने बेच दिए हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझ पा रहा हूँ। उनकी मजबूरी है यार, गरीब घरों के लोग हैं, उनको ज़रूरत है। किसी की घर में शादी है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को घर बनाना है, किसी को छत डालनी है, ऊपर कमरा डालना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनकी मजबूरी का मजाक मत बनाओ यार। जो लोग बेच के चले गए, ये मत बोलो कि तुम बेकार इन्वेस्टर हो, देखो तुम्हें तो आता ही नहीं, हम तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टर हैं। हाँ भाई, तेरे पास करोड़ों रुपया होगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो प्लीज़ प्लीज़ उन लोगों का मजाक मत बनाना जो छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, हाँ, आज वो छोड़ कर चले गए हैं, सीखेंगे, बाद में फिर वापस आएंगे, कुछ साल बाद फिर वापस आएंगे। लेकिन देखिए, एक एक जो फेमस कोट है वो ये बोलता है कि जब सब डरने लगे ना, वो सबसे अच्छा समय होता है इन्वेस्ट करने का। तो अब डर की बात, लॉस की बात हटाते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि डर है, लॉस हो चुका है और मार्केट में फियर ज़बरदस्त फैला हुआ है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी एसआईपीज़ बढ़ानी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, लार्ज कैप में लमसम के मौके खुल चुके हैं, आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, निफ्टी 50 ही 16% गिर चुका है, बाकी की तो बात छोड़िए। स्मॉल कैप मिड कैप तो शायद 26-27% के आसपास रेंज में हैं। और आगे इस पे बात करते हैं। फिलहाल मैं अपना आपका ग्रो का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि कल कितना कितना मुझे नुकसान हुआ है, लगभग 45,914 रुपये का। 27,45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 23,13,000 मेरी करंट वैल्यू है, और लगभग नेगेटिव 15% का मेरा रिटर्न चल रहा है। और आप देख सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड्स को मेरा कल इतना इतना नुकसान हुआ है। तो जिस दिन ग्रीन होगा उस दिन पढ़ूंगा एक एक करके सारा, लेकिन फ़िलहाल मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ा बुरा तो लगता ही है दोस्तों, लेकिन जैसा कि चैनल खोलते वक्त और वीडियोज़ में मैं आपको बोलता हूँ कि ईमानदारी से आपको पोर्टफोलियो दिखाया जाएगा, रोज़ दिखाया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी बनी रहे, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे। तो आप देख सकते हो कि 1,23,000 यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 1,32,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, और नेगेटिव 6% का रिटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए, मार्च सीरीज शुरू हो गई है और मार्च में मेरी 41,500 रुपये की एसआईपी लग चुकी है। अभी तक 0 एसआईपी कटी है, तो आई थिंक मंडे से एसआईपी कटनी शुरू होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से फंड्स मेरे पास हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप ही दिखेंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। एक आध कुछ पुराना पड़ा होगा तो उसको मैं जल्दी निकाल के क्लियर कर दूंगा जैसे ही मार्केट रिकवर होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब यहाँ पर एसआईपी लगी हुई हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको एसआईपी भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि देखिए, जो लोग सफ़र को छोड़कर चले गए हैं, अब उनके जाने का गम नहीं मनाना है। ये स्थिति तो थी कि हम कम लोग रह जाएंगे, और अब हम और कम रह गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह के म्यूचुअल फंड के वीडियोस पे ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और हमारे
चैनल पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन देखिए ये सब सीजनल है, जब दोबारा बाहर आएगी, दोबारा मार्केट ऊपर आएगी तो दोबारा व्यूज़ भी आएंगे, दोबारा लोग भी लौटेंगे, दोबारा लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब आप जिस लेवल पर पहुंच गए हो वो एक अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ से आपको अपनी एसआईपीज़ बढ़ानी चाहिए। मैं भी कल संडे है, कल अच्छे से विचार करूंगा कि मैं अपनी एसआईपीज़ बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकता हूँ, किस लेवल तक बढ़ा सकता हूँ और मेरे पास कितना कॉर्पस अवेलेबल है। तो ये डिसीजन मैं कल संडे को लूँगा, कल संडे का दिन है, आराम से ये डिसाइड करूँगा। क्योंकि आज मैं बाहर निकला हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने, और अभी गाड़ी की सर्विस करा के मैं जा रहा हूँ मूवी देखने क्रेज़ी। सोहम शाह जिन्होंने तुम्बाड़ बनाई थी उनकी क्रेज़ी फिल्म में देखने जा रहा हूँ। तो देखिए बहुत स्ट्रेस रहा पूरे हफ्ते में, अब थोड़ा एन्जॉयमेंट भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वीकेंड पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में सोचना नहीं है, बार बार अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना है। जितना ज़्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे उतना ज़्यादा आपको पैनिक अटैक आएगा, ठीक है, उस पैनिक से बचना है। और हर बंदा इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो अपना पोर्टफोलियो को देखना ही बंद कर दो, और हो सके तो नेगेटिव वीडियोस देखना बंद कर दो, ठीक है। नेगेटिव वीडियोस मतलब जो बोल रहे हैं कि बेच दो, भाग जाओ, सब तबाह हो गया, इस तरीके के वीडियोस देखना बंद कर दो। मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ कि मार्च से अब वो समय आ गया है कि आपको अपनी एसआईपीज़ बढ़ा देनी चाहिए। आपको लमसम अगर करते हो तो अपने टुकड़े डालने शुरू कर देने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% मैं मार्च सीरीज में अपनी एसआईपीज़ को बढ़ा दूंगा। कितना बढ़ाऊंगा वो आने वाले वीडियोस में, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने तय नहीं किया है और आज मैं उसका डिसीजन भी नहीं लेने वाला। लेकिन मैंने आपको अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि भैया बहुत हो गई पिटाई, अब मैं अपना गियर चेंज कर रहा हूँ और गियर को मैं डाल रहा हूँ 5वें गियर पे। तो 5वें गियर पे डालने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या मैं अपनी एसआईपी तेज़ कर दूंगा, क्या मैं अपने लमसम तेज़ कर दूंगा, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ मार्च में, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ टाइम की। अब लाइफ टाइम की ना सही, लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें अब आप देखोगे कि आपका 20-25% तो आराम से लार्ज कैप में ही पैसा बनने वाला है। स्मॉल कैप और मिड कैप की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ गिरावट अभी बाकी है, और जब तक वो फ्लैटिश नहीं होते जहाँ तक उनको गिरना है उसके बाद ही उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है सिचुएशन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब 90% लोग डर रहे हैं ना, वही सबसे अच्छा समय होता है इन्वेस्ट करने का। जैसे इस वक्त मार्केट में हालत ये है कि सबकी हालत पतली है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सबको डर लग रहा है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, कल जितना भी एफआईए ने बेचा है उससे ज़्यादा डीआईए ने खरीदा है, ठीक है। दे आर स्मार्ट इन्वेस्टर, ठीक है। जितने भी डीआईए हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, वो खरीद रहे हैं। वो खरीद रहे हैं क्या, हमको उनसे ज़्यादा समझ है, उन्होंने एफआईए ने जितना बेचा उससे भी ज़्यादा खरीदा है कल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इस लेवल पे खरीद रहे हैं, उनको पता है कि अट्रैक्टिव लेवल आ चुके हैं, स्पेशली लार्ज कैप में तो वो अंधा खरीद रहे हैं फंड हाउसेज। तो अपना भी समय आ गया है कि हमको भी अब थोड़ा एसआईपीज़ बढ़ानी चाहिए और अपना लमसम अमाउंट बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है, हो सकता है हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। कोई कहेगा नहीं भैया ये सही समय नहीं है, मुझे तो थोड़ा और इंतज़ार करना है। कोई कहेगा नहीं भैया मुझे तो करना ही नहीं है, मेरी जितनी एसआईपी चल रही है उतनी एसआईपी चलते रहने देना है। तो हम किसी के ओपिनियन को काउंटर नहीं करेंगे कि तू सही है मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ तू सही है। देखिए मंजिल तो एक ही है, कोई 10% कमाएगा, कोई 12% कमाएगा, कोई 15% कमाएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक साथ रहना है, पैनिक नहीं करना है और बार बार अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखना है। सैटरडे संडे रिलैक्स करो, आराम करो और पॉजिटिव वीडियोज़ देखो, ठीक है। नेगेटिव वीडियोज़ नहीं देखने हैं, ठीक है। तो लेकिन सच्चाई जाननी भी ज़रूरी है, सच्चाई मैंने आपको बता दी। लेकिन ऐसा नहीं कि बस नेगेटिव हो गया, हर वक्त नेगेटिव ही सोचते जाओ, नेगेटिव ही सोचते जाओ कि पोर्टफोलियो इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। कहीं नहीं भाग रही कंपनियां, बुरा समय चल रहा है, अच्छा समय भी आएगा। पोर्टफोलियो डाउन है, जब अच्छा समय आएगा तो ये एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया बढ़ेगा भी, तो उसकी टेंशन मत लो, उसकी चिंता मत लो। जस्ट स्टे इन्वेस्टेड, बी स्ट्रॉन्ग। और आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।